तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाइट यानी प्रकाश। इससे रिलेटेड किसी ना किसी एग्जाम में आपको 1-2 नंबर आपका रहेगा तो रहेगा। ओके, तो आइए 1-2 मिनट के लिए हम कुछ टाइम देना पड़ेगा, तब 1-2 नंबर हमको मिलेगा। चलिए, तो ये और बता दे रहे हैं, ये आपका लूसेंट से लिया गया है, ये लूसेंट पुस्तक से उठाए हुए हैं, ठीक ना। तो चलिए आप जानिएगा, ये 14 उसमें है प्रकाश। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश क्या है। पहले का क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश क्या है, तो आपको पता है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, या प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अंधेरा में कोई वस्तु हमको दिखाई उखाई देता होता नहीं है। तब प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। अब देखिए, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के हो गया बात कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका ज्ञान मतलब हमको किस आँख के द्वारा, प्रकाश ही हो आँख नहीं हो तो क्या कुछ कोई चीज़ दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई देगा। इसका तरंग दैर्ध्य की अगर बात बोला जाए, प्रकाश ये जो है तरंग के रूप में चलता है, तो ये आगे चल करके ये बट गया है कि हाँ तरंग सिद्धांत कोई दिए हैं, कोई कण, जैसे न्यूटन साहब कणिका सिद्धांत दिए और हाइगेंस तरंग सिद्धांत दिए कि नहीं, वो कहे कि नहीं तरंग के रूप में चलता है, न्यूटन साहब कहे कि नहीं कण के रूप में चलता है, ठीक ना। तो अगर तरंग की बात कहा जाए तो 3900 एंगास्ट्राम, 3900 एंगास्ट्राम से 7800 एंगास्ट्राम के बीच होता है तरंग दैर्ध्य। किसका? तो आपका लाइट का यानी प्रकाश का। ओके, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की ही व्याख्या कर पाता है। और जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय जो तरंग सिद्धांत दिया गया, तो यह केवल प्रकाश के कुछ गुण को ही व्याख्या करता है। जैसे प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या कर देगा, प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या कौन कर देगा? प्रकाश का तरंग सिद्धांत कर देगा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का भी व्याख्या होता है। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, ये भी बात बताता है कौन? तरंग सिद्धांत बताता है। हाइगेन जो दिए थे तरंग सिद्धांत, उनके अनुसार, ठीक ना, कि प्रकाश का परावर्तन का व्याख्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन, सब पॉइंट को हम लोग आगे देखेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश का विवर्तन होता है, ठीक ना, और प्रकाश का व्यतिकरण होता है, और प्रकाश का ध्रुवन, अर्थात प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन, विवर्तन, ये सभी क्या होगा? प्रकाश के तरंग मान लेने से क्या होगा? ये सभी घटनाओं का क्या हो सकता है? व्याख्या हो सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। अब विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वो क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। अब ये अनुप्रस्थ होती है और अनुदैर्ध्य न्यूटन साहब बताए थे। अनुप्रस्थ बताने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आगे हमको मिले तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अतः प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ओके, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग माना गया है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। अब देखिए, प्रकाश का कुछ गुण ऐसा है, ये स्टैंडर्ड लेवल वाला है, क्लास 12th लेवल के, ये आपको पढ़ना है, ठीक ना। अगर इसे और अच्छी तरह से समझना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एकदम शुरू से लेकर के चला जाएगा, एकदम 8 क्लास में जो प्रकाश लाइट पढ़ने के लिए दिया है वहां से हम लेकर के आपको बताएंगे। ओके, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत, प्रकाश के विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत का व्याख्या आपका तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, वहां पे ये फेल कर जाता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टाइन के द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। उसके बाद जो आइंस्टाइन प्रकाश फोटोन वाला जो प्रकाश जो अपना ये क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या जो आइंस्टाइन की, प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा जो प्रतिपादित जो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत था? फोटोन। ये फोटोन सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। किसका? प्रकाश के विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव का व्याख्या, जो कि कर नहीं पाता था कौन? वो नहीं कर पाता था तरंग सिद्धांत। तरंग नहीं कर पाता था तो उसको कौन करने लगा? फोटोन। फोटोन सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टाइन दिए, ठीक ना। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश के कण प्रकृति को प्रकट करता है। ये दोनों प्रभाव जो होता है प्रकाश को कण मानता है, ठीक है। प्रकाश का फोटोन का सिद्धांत क्या कहता है? तो प्रकाश का फोटोन का सिद्धांत ये कहता है कि इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। आइंस्टाइन बोले कि प्रकाश जो होता है ना, ऊर्जा के छोटा छोटा बंडल के रूप में क्या होता है कि चलता है, जिसको फोटोन कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें फोटोन कहते हैं।
आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ घटनाओं में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति भी कहते हैं। देखिए, कुछ लोग कण भी मान लिया, कुछ घटना में कण माना, कुछ घंटा में तरंग माना। तो ये कण और तरंग के जो आधार हुआ, इसी आधार पर कहा गया कि प्रकाश जो है ना, ये क्या है, इसकी दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। अब प्रकाश का कितना वेग से चलता है, इसकी गणना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, रोमर था। रोमर ही सबसे पहले बताए थे कि प्रकाश की गति क्या होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में कहेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और मीटर में कहेगा तो 3 गुने 10 के पावर 8। किलोमीटर को मीटर में बदल कर 3 बढ़ा दिया गया 0, ठीक ना, क्योंकि लाख में आपका क्या होता है, 5 0 होता है, और ये वाला हो गया मीटर में बदल गया तो हो जाएगा आपका 3 गो 0 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कहीं आपको अगर लिख दे मानक रूप में 3.0 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका बात भी क्या है, बराबर है, क्योंकि पॉइंट के 0 का वैल्यू कोई नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा किस में प्रकाश है, निर्वात वैक्यूम में है, ठीक ना। और वायु में भी उतना ही मान लिया गया है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, उसको भी उतना ही मान लिया है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक, अब माध्यम जो है वो किस माध्यम में जा रहा है, उसका अपवर्तनांक कितना है, वो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। ये भी बात याद रखिएगा, जिस माध्यम प्रकाश की चाल जितनी ही ज़्यादा होगी ना, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। जिसमें ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। ओके, अपवर्तनांक निकालने का म्यू, ये न्यू बराबर होता है C/μ, जहाँ न्यू जो है माध्यम में प्रकाश की चाल होता है और ये निर्वात में प्रकाश की चाल। सिंपल सी बात है, अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला यही है, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे उस माध्यम प्रकाश की चाल। अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है शीशा में, क्या चीज़ में, कांच में निकालना है हमको, कांच का अपवर्तनांक निकालना है, कांच का अपवर्तनांक निकालना है हमको, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, इस चीज को अगर निकालना है हमको, तो कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और कांच में कितना होता है, तो 2 लाख होता है। कितना होता है जी, 2 लाख। तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, तो खत्म हो जाएगा। 3/2 के मतलब होता है 1.5, यानी 1.5 हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, 1.5, अर्थात कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.5 होता है। कोई दिक्कत? तो आई होप इतना बात समझ गए होंगे। आगे देखेंगे, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में यानी आने में औसतन 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड भी कहीं कहीं रहता है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। लूसेंट के अनुसार आपका 16.6 सेकंड है, ठीक ना, सेकंड्स का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को, अब देखिए चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ओके, 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। किससे? तो चांद से, क्योंकि चांद का अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसे रिफ्लेक्ट होकर के यानी परावर्तित होकर के हम पृथ्वीवासियों के पास आता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन है? तो देखिए, काची के आधार पर प्रकाश के प्रति व्यवहार कि कोई भी वस्तु जो है ना प्रकाश के प्रति कैसा व्यवहार करता है। जैसे हम कहेंगे हम आपके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, या आप किसी व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। इस आधार पर प्रकाश के इस आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार के होती है। एक ल्यूमिनस होता है, एक नॉन ल्यूमिनस होता है, यानी 3 होता है। एक ल्यूमिनस यानी प्रदीप्त होता है, एक अप्रदीप्त होता है, और एक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक ना। तो प्रदीप्त का मतलब होता है, प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहेंगे, तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से परावर्तित होती है। स्वयं से प्रकाश मतलब कि स्वयं का उसके पास प्रकाश है, उससे क्या होती है, प्रकाशित होती है। जैसे सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, तारा के तत्व, सूर्य भी तो एक तारा ही है। विद्युत बल्ब, ये सब क्या है, आपका जलता हुआ विद्युत बल्ब या बिजली का बल्ब, ये सब आपका क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं मतलब जिससे प्रकाश निकलता उकलता नहीं है, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, ईंट, पत्थर, ये सब जो हो जाएगा आपका, इससे प्रकाश नहीं निकलता। इस पर प्रकाश डालिएगा तो क्या करेगा कि ये रिफ्लेक्ट करता है। जैसे चंद्रमा आपका अप्रदीप्त वस्तुएं है, ठीक है। अगर पारदर्शक की बात कहा जाए, पारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट, जिससे होकर के प्रकाश आर पार चला जाता है, उसको पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है उसको पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका कांच हो गया, जल हो गया, इससे प्रकाश पार कर जाता है।
उसके बाद अर्ध पारदर्शक, ट्रांसलूसेंट। ये ट्रांसलूसेंट जो होता है अर्ध पारदर्शक मतलब थोड़ा थोड़ा जाने देगा। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा हो गया, मतलब झिल्लीदार कपड़ा, उससे क्या होगा कि प्रकाश पार होगा लेकिन पूरा का पूरा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है अपारदर्शक, ओपेक। अपारदर्शक जो वस्तु होता है उसे प्रकाश साफा पार नहीं करता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि दीवार होगा, दीवार से आर पार प्रकाश तो नहीं करेगा। तो इतना बात समझ गए होंगे, ओके। आइए देखते हैं आगे। अब जरा हम लोग देख ले रहे हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल जस्ट अभी रिपीट किए कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में अगर देखा जाए तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 2 लाख होता है। किलोमीटर में बात करता है। तारपीन का जो तेल होता है उसमें 2.04 × 10⁸, मतलब 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। जल में आपका 2.25 लाख होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ओके। रॉक साल्ट जो होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ या 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आई होप इतना समझ गए। देखिए रॉक साल्ट और नाइलॉन में दोनों में प्रकाश की चाल इक्वल है, यानी बराबर है। जल में 2.25 लाख है, कांच में 2 लाख है, निर्वात में आपका 3 लाख है, कोई दिक्कत। उसके बाद तारपीन के तेल की बात करा जाए तो 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अपारदर्शक वस्तुएं, अर्धपारदर्शक भी होता है एक, अर्धपारदर्शक, ठीक है। अर्धपारदर्शक तो हो ही गया है, ठीक है। चलिए तो इतना तो बात आपको समझ में आ गया, ओके। आगे देखिए, अगला है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, इसे भी आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रकाश को अवरोध के किनारे से थोड़ा सा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की जो घटना होती है उसको प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, ऐसे इधर से प्रकाश मान लीजिए कि गया, इधर से प्रकाश क्या हुआ, इस प्रकार से गया। तब प्रकाश जब जाएगा ना, तब प्रकाश जाएगा तो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए इसका छाया तो ऐसे बनेगा, इसके छाया की ओर थोड़ा सा मुड़ने की जो घटना होगा ना, थोड़ा सा जैसे इसे गया, थोड़ा सा डाउन हो गया, मुड़ गया, तो ये जो मुड़ने की घटना होता है इसको कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आपसे वहां ऐसे पूछेगा कि प्रकाश को अवरोध से टकराकर उसकी छाया में जो मुड़ने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत। प्रकाश का प्रकीर्णन की अगर बात कहा जाए तो जब प्रकाश किसी एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल के कण तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और उस कण पर पड़ करके जब चारों दिशा में छितरा जाएगा, मतलब सभी दिशा में छितरा जाएगा, तो उसको कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई कण है, ऐसे प्रकाश लाइट गया, ऐसे लाइट गया, तो ये लाइट जाएगा तो इस तरह से क्या होगा, छितरा जाएगा, इस कण पर पड़ करके क्या होगा, छितरा जाएगा। तो अब इसको हम इस घटना को कहेंगे प्रकाश का क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण हम इनडायरेक्ट रूप से डायरेक्ट रूप से जहां प्रकाश नहीं जा पाता है वहां की वस्तु को भी देख लेते हैं। जैसे रूम के अंदर डायरेक्ट प्रकाश नहीं आता है, फिर भी रूम के अंदर की वस्तुएं दिखाई देती है। तब वस्तुएं दिखाई क्यों देती है, क्योंकि वायुमंडल में जितना भी धूल का कण है उस पर प्रकाश पड़ता है तो सब छितरा जाता है, अर्थात प्रकीर्णन क्रिया होती है और हमें वो वस्तु क्या होता है, दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत। आइए तो प्रकाश के विवर्तन और प्रकीर्णन समझ गया। अब ये भी जान लीजिए कि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब इसका भी लॉजिक होगा, तो लाल रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है ज्यादा होता है, सबसे अधिक, और बैंगनी का होता है सबसे कम होता है, ठीक ना। तब बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते अभी तो जान लीजिए कि प्रकाश जो है ना, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश जो है ये क्या है, 7 रंगों से मिल करके बना हुआ है। वो कौन है भाई, तो बैजानी ह पीनाला होता है। क्या होता है जी, बैजानी ह पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसको विबग्योर भी बोलते हैं, अपने तरीका से भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 7 रंग होता है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है बैगनी का, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन की क्रिया बैगनी का, और सबसे कम प्रकीर्णन होता है आपका किसका, लाल का, और सबसे तेज तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का होता है। कोई दिक्कत। तो इतना बात समझ गया, प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ओके।
आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण दिखाई देता है। जो हम लोगों को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ब्लू, इस ब्लू के पीछे भी यही कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। अर्थात प्रकाश के बाकी सब रंग उधर रह जाता है और नीला जो होता है वो स्कैटरिंग के माध्यम से मतलब छितरा करके हमारे आंखों तक आता है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। तब प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो ये भी सिंपल है, प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके जो लौटने की घटना होती है उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सतह है और एक ओर से क्या हो, कलई किया हुआ हो, जैसे हमारा समतल दर्पण जिसमें हम मुंह नाक कान अपना देखते हैं, ठीक है, सुबह सुबह जुल्फी झाड़ते हैं, तो ऐसे प्रकाश गया, ऐसे प्रकाश गया और यहाँ टकरा करके ये जो लौटेगा ना, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रकाश गया ना, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो लौट के टकरा करके लौट है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं हम? परावर्तित किरण बोलते हैं, जो टकरा करके लौटा। आइए जिस बिंदु पर टकराता है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसको हम आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब यहां से याद रखिएगा, ये जो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो दो नियम है। कितने हैं? अर्थात दो नियमों के आधार पर प्रकाश का परावर्तन होता है। यहां से खुद से अपना से एक परपेंडिकुलर यानी लंब डाल दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो देखिए, तब प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर जो लौटने की घटना होती है उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का आपका कौन नियम होता है? दो नियम होता है। कौन कौन है भाई? तो पहला ये है कि ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, ये जो आपतन बिंदु इस पर डाला गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में है। ठीक है, तो पहले का नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और इसको बोलते हैं, देखिए, आपतित किरण और अभिलंब। सुनिएगा बात को, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। इसको हम सूचित करते हैं I से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। ये आपका सेकंड हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, पहले क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, अब जरा हम लोग देख ले समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर से परावर्तन। अब प्लेन मिरर जो होता है एकदम, तो देखिए जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी रहती है। जितना सामने रखेगा उतना ही वो पीछे बनाता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, अर्थात उसको हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, सीधा होता है। तो हम लोगों का चेहरा एकदम सोझ बनता है कि नहीं बनता? बस सोझा बनेगा तो समझ लीजिए कि सोजा मतलब सीधा, जैसे है तैसे बनेगा, तो समझ लीजिए कि वो क्या है? आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक होगा, वस्तु के बराबर होगा और पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। अर्थात अगर मान लीजिए कि दर्पण के सामने जा करके जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं उसमें ऐसे दाहिना हाथ खाएगा तो लगेगा कि उसमें लूली हाथे हम खा रहे हैं। ठीक ना, दायां हाथ खाएगा तो लगेगा बायां हाथ, राइट हैंड खाएगा तो लगेगा लेफ्ट हैंड खा रहे हैं। समझे? तो इस तरह से होता है। ओके, उसको बोलते हैं, जानते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, या पार्श्व रूप से उल्टा कहिए। ठीक ना, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि न्यू चाल से दर्पण की ओर अगर चल रहा है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 मतलब दुगने चाल से, अगर मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है तो उसमें दिखाई देगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक ना, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित जो किरण होगा वो 2 थीटा से हो जाए, 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। जब आप थीटा कोण से घुमा दीजिएगा, ये मान लीजिए कि दर्पण हो गया, तो ये जो दर्पण हो गया तो इस दर्पण अब आपतित किरण हुआ, तो ये आपतित किरण के जितना कोण बढ़ रहा है अभिलंब के बीच में आपतन कोण, उसको नियत रख करके इस दर्पणवा के क्या किया जाएगा कि थीटा कोण से, अगर थीटा के जगह पर मान लीजिए कि 20 डिग्री से घुमा दिए तो जानते हैं कितना डिग्री से घूम जाएगा? 40 डिग्री से घूम जाएगा। कौन? परावर्तित कोण जो होगा, परावर्तन कोण, ये क्या होगा आपका? परावर्तित किरण जो होगा,
परावर्तित किरण जो होगा 2 थीटा कोण से घूमेगा, डबल से घूम जाएगा। अगर 36 डिग्री होगा तो 72, 30 होगा तो 60। कोई दिक्कत? आई होप इतना बात समझ गए होंगे। अगला पॉइंट एक और समझिएगा, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अगर मान लीजिए कि अपना पूरा चेहरा ऊपर से लेकर नीचे ले देखना है, पैर तक ले, तो जानते हैं दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। वस्तु के लंबाई के आधा, मतलब अगर मान लीजिए हम 6 फीट के है ना, तो 3 फीट के अगर दर्पण होगा तो हम उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। कितना फीट का? अगर 6 है तो 3, अगर 5 होंगे तो 2.5, इतना का अगर होगा उसके आधी होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके होगा, 2 समतल कोण क्या हो? थीटा। थीटा के जगह पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है। तो अगर उस पर झुका हो तो उनके बीच के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना कैसे किया जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।